बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मज़हब को मजाक बनाया हुआ जब दिल करता अपने सियासी फ़ायदे के लिए बीच में ले आते हैं। आज मैं एक पोस्टर पढ़ रहा था कि मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द नूर का हाला है और जो लोग मौलाना फजल रहमान साहब से दूर जाएंगे वो मज़हब से दूर जाएंगे और ये चीज़ें आपको जहन्नुम तक ले जा सकती हैं। यानी क्या सियासी फ़ायदे और नुकसान के लिए मज़हब का इस्तेमाल? भाई आप अपने दीन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी सियासत को इस्तेमाल करें, अपने माल को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करें तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी सियासत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मज़हब को इस्तेमाल करें तो वो गलत है। ये बिल्कुल गलत है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज दोबारा से मज़हब का सहारा लिया। उन्होंने कहा जी सऊदी वली अहद ने घड़ी दी थी, उस घड़ी पे खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। अब खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच दी और ये एक बड़ी घटिया तरीन हरकत करार दी। और वो ये इस तरह बता रहे थे कि बहुत मुकद्दस वो घड़ी थी जिसके ऊपर खाना काबा बना हुआ था और उस घड़ी को बेच देना इमरान खान साहब की एक बड़ी घटिया हरकत करार दी शहबाज शरीफ साहब ने। अब ज़रा मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये है जी सऊदी अरब का नोट। ये 50 रुपये का नोट है सऊदी अरब का और इसके ऊपर बैतुल मक़दस की तस्वीर बनी हुई है, मुसलमानों का किबलतुल अव्वल। ये 100 रुपये का नोट है सऊदी अरब का। इस पे मस्जिद नबवी की तस्वीर बनी हुई है जहां हम सब जाना चाहते हैं। सब्ज़ गुंबद आपको नज़र आ रहा है। और ये है जी 500 रियाल का नोट। ये 500 रियाल वाला जो नोट है इसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। ये तो बाज़ारों में चल रहे हैं, अरबी जेब में लेकर घूम रहे हैं। नोट एक दूसरे को देते हैं चीज़ों के बदले। ये तो फिर देने नहीं चाहिए। फिर जिस कंपनी ने इस घड़ी को बनाया था खाना काबा के डिज़ाइन वाली, उस कंपनी तो बेचा है ना मोहम्मद बिन सलमान को, तो उनको भी नहीं बेचनी चाहिए थी। लोग तस्बीह बेचते हैं, जानमाज बेचते हैं। लोग जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाज़ार के अंदर लेकर आते हैं। आप कुरान पाक जब बाज़ार में जाते हैं तो आप हदिया देकर उसको लेते हैं। बेशक हम खरीदने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके लिए भी आप पैसा देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासत के लिए इतना गिर जाएंगे कि वो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करेंगे। इस आदमी से तवक्को की जाती थी कि कारकर्दगी के ऊपर बात करेगा और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इनको कहा जाता था। लेकिन मुझे एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम याद आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था काबे की तारीफ़ करते हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मोमिन की जान की हुर्मत, उसकी इज़्ज़त की हुर्मत काबे की हुर्मत से बढ़ के है। मफ़हूम उसका इस तरह से है हदीस मुबारका का। तो एमल कांसी को किसने हवाले किया था अमेरिका के? किसने किया था? नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था ना। आफिया सद्दीकी को कैसे अमेरिका के हवाले किया गया था? अपने लोगों को किस तरह डॉलरों के एवज बेचा गया है वो याद है किसी को? शायद वो कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। मैं मज़हब को बीच में लाना नहीं चाहता, वरना सैकड़ों ऐसी चीज़ें बता सकता हूं जहां पे अपनी सियासत के लिए मज़हब को बतौर टूल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, मजहबी सियासी जमातों की जानिब से भी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से ख़ास तौर पर। ये जब पाकिस्तान से डील करके परवेज़ मुशर्रफ से बाहर गए तो यहाँ पे बयानिया बनाया गया कि अल्लाह ताला ने अपने घर में बुला लिया है। ओ भाई, आप डील करके भागे थे इस मुल्क से, उसके बाद आपने वहाँ से बड़ी मुश्किलों से आप बरतानिया पहुँचे अपने मुल्क में और वहाँ से आप पाकिस्तान आने के लिए आपने पूरा एक गेम किया। और ये सारी जो गेम थी सारी दुनिया को पता थी। वो तो भला करे अल्लाह एक अरबी शहजादे का जिसने आके ये पोल खोला कि जनाब हम इसके अंदर गारंटर थे, ये डील किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, 10 साल का मुआहदा करके गए हैं। वरना तो ये मानते ही नहीं थे, कहते हैं जीना मरना पाकिस्तान में है, जब मुश्किल वक्त हो पाकिस्तान से भाग जाते हैं। इसहाक डार जरा सी मुश्किल पड़ेगी सबसे पहले निकल लेंगे। नवाज शरीफ डील की, निकल लिए। बाद में आपने देखा कि कैसे पूरी की पूरी नून लीग ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ के लिए एक्सटेंशन दिलवाई। आपने देखा ना, सबने पहले बुरा कह रहे थे फिर बहुत अच्छे हो गए। इसी तरह से जो जिस का दाव लगता है वो निकल जाता है और जब एनआरओ मिल जाए पाकिस्तान वापस आते हैं। जी हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। देख लेते हैं कि अगर इनको इक़्तिदार सारे सूबों में ना मिला तो ये कैसे पाकिस्तान में रुकेंगे। ये अपने असली मुल्क में जाएंगे जहां इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जहां इनका मुस्तकबिल है, जहां इनके बच्चे हैं, जहां इनका इलाज है, जहां इनकी खुशियां हैं, जहां इनकी ईदें और शबरातें हैं, ये वहां जाएंगे। और पाकिस्तान की हालत ये हमेशा ऐसी कर देते हैं। ये एक इंडेक्स है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक तंजीम है और वो इस इंडेक्स को बनाते हैं
और ये हर साल इनकी एक रिपोर्ट आती है। सन 2002 से लेकर 2022 तक आज 20 साल हो गए हैं, लगातार इनकी रिपोर्ट आ रही है। अब इस मर्तबा जो इनकी रिपोर्ट आई है, इसको कहते हैं जी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आज़ादी सहाफ़त का एक इंडेक्स है जो ये हर साल जारी करते हैं, और दुनिया के 180 ममालिक हैं जिनकी लिस्ट ये जारी करते हैं। पिछले साल पाकिस्तान इसमें 145वें नंबर पे था, तब भी कोई इतना काबिल फ़ख्र नहीं था, 145वें नंबर पे था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान को बहुत अच्छी कंडीशन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की नहीं थी। लेकिन इस साल इस 8 महीने की कारकर्दगी इंपोर्टेड हुकूमत की ऐसी शानदार रही कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान 12 दर्जे पाकिस्तान की तनज़ली हुई है, यानी 157वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया। 145 से 157 तक पाकिस्तान पहुंच गया है 180 ममालिक की लिस्ट में। और अगर ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती है और आगे लेकर जाती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल ये 170 को टच करेंगे या उससे ऊपर जाएंगे। अफगानिस्तान में सहाफ़ियों की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान से बेहतर है, यानी ये जो साल है इसमें अफगानिस्तान में सहाफ़ियों की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। दुनिया के किन मुल्कों का आप नाम लेंगे, सब ममालिक पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अगर आप देखें तो। लेकिन इसके ऊपर जो है ना वो कोई भी शोर नहीं मचाएगा, पाकिस्तान के मीडिया में इस पे प्रोग्राम्स नहीं होंगे। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत का भी डाटा मैंने देखा है, वो भी कभी इतना बुरा नहीं था, कभी इतना बुरा नहीं था। ये जब भी PMLN की हुकूमत आती है ना, ये सहाफ़ियों को मारते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि 2012 में ये डाटा 151 पे था, 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, ये 159 पे चला गया मैक्सिमम पे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर ये डाटा जो है वो 152 बल्कि 119 तक भी 132 तक यहां तक रहा था। लेकिन ऐसी बदतरीन हुकूमत आती है नून लीग की, जैसी हुकूमत आती है सूरत-ए-हाल बदल जाती है, सहाफ़ियों के लिए ये ज़मीन तंग कर देते हैं। तो नून लीग की हुकूमत जब आई 2013 में 159 पे चला गया पाकिस्तान, 2014 में 158 पे, 2015 में 159 पे, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फिर ये नीचे आया और फिर अब 145 पे था, और अब 145 से वापस ये 157 पे चला गया। अफगानिस्तान से बदतर सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में सहाफ़ियों की, लेकिन पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी इसके ऊपर बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। 3 गुना इजाफा हो गया जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है पाकिस्तानियों का पाकिस्तान छोड़ने के मामले में। और ये कोई आम लोग नहीं जा रहे, कोई लेबर नहीं जा रही, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। डॉक्टर्स इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, इंजीनियर्स इस मुल्क को छोड़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, हार्डवेयर एक्सपर्ट्स इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। वो लोग जो टेक्निकल लोग हैं, वो लोग जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन है, वो लोग जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकते थे, वो लोग पाकिस्तान को छोड़कर, ये ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसको, ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। तो पाकिस्तान में अब ये बदकिस्मती है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है और रोज़गार की तलाश में पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और 3 गुना इजाफा हो गया है। 7,65,000 नौजवान रोज़गार के लिए पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT माहिरीन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अकाउंटेंट्स हैं, एसोसिएट इंजीनियर हैं, उस्ताज़ा हैं, नर्सेज हैं, और 92,000 से ज़ायद आला तालीम याफ्ता अफराद भी दियारे गैर में चले गए हैं। अब दूसरे मुल्कों की तरक्की में अपना रोल प्ले करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से इतनी बड़ी तादाद में इतने शानदार लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए। कितनी अफसोसनाक बात है, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर से लोगों की उम्मीदें ख़त्म करने के करीब पहुंचा दी हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि आदम सवाती केस के अंदर सिंध हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि अब जमानत हो जाएगी, और सिंध हाई कोर्ट ने किसी और केस में गिरफ्तारी से मना कर दिया है। यह केस इस्लामाबाद वापस जाना चाहिए। सेम केस के अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो है वो आदम सवाती को बेगुनाह किया है, उनकी FIRs खत्म की हैं। ये अगर सिंध से भी खत्म हो जाती हैं तो इस्लामाबाद में लाके बंद करेंगे। तमाशा बनकर रह गई है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, तमाशा बनकर रह गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चाहिए कि ये तमाशा बंद करवाएं। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि इस तमाशे के पीछे कौन है, सबको पता है कि ये क्या हो रहा है, और इससे पाकिस्तान के इदारों की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान के इदारों और अवाम के बीच में फासले खुदा न खास्ता बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये खुदा न खास्ता मजीद बढ़ते चले जाएंगे।
इनको कंट्रोल करना है तो ये तमाशे बंद करने पड़ेंगे। ये जो फाशिस्ट हथकंडे हैं, लोगों को मारो, पकड़ो, घसीटो, नंगा करो, वीडियो बनाओ, बदनाम करो, हरासा करो, ये क्या तरीका है? इस तरीके से तो कोई मुल्क आगे नहीं चलेगा। इस तरीके से आपकी अपनी एक प्राइवेट को कंपनी है ना, वो भी नहीं चल सकती। मुल्क कैसे चलाएंगे इस तरीके से? नहीं चल सकता साहब, तरीकाकार बदलना पड़ेगा। और इसमें मैं फिर कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ा जबरदस्त रोल प्ले कर सकते थे। मंगवा लेते सारे केसेस, अपने पास बुलवाते आदम सवाती को कि सेनेटर है मेरे मुल्क का, तुमने जलील करके रख दिया, कौन है इसके पीछे? उसकी बात सुनते, उसको कहते कि हम यहां मौजूद हैं, आपको इंसाफ देंगे, और उसके बाद सारी इंक्वायरी करवाते, जीआईटी बनवा देते। और कुछ तो खामोशी होती, सबकी इज्जत रह जाती, लेकिन अदलिया ने वो रोल प्ले नहीं किया। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस पर नोटिस लें तो सबसे अच्छा है, वरना आर्मी चीफ को चाहिए कि इसको बंद करवाएं, इस सिलसिले को पाकिस्तान में। इससे इदारों की बदनामी हो रही है जो नुकसानदेह है, फायदेमंद चीज तो नहीं है। इस वक्त पूरी कौम को और फौज को इकट्ठे खड़े होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। इकॉनमी पाकिस्तान की तबाह बर्बाद हो गई है, वो हालत कर दी इकॉनमी की कि अब पाकिस्तान किसी भी लम्हे कोई बुरी खबर आ सकती है। आईएमएफ ने मुबैना तौर पे दिसंबर में आने से भी इनकार कर दिया है। अगर अब वो आपको पैसा नहीं देते तो अगले 3 हफ्तों में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ वो पैसा रह जाएगा जो आपको सऊदी अरब ने, चीन ने और यूएई ने दिया हुआ है। उस पैसे को आप खर्च नहीं कर सकेंगे। करेंगे तो फिर आप कर्जा कैसे उतारेंगे? कर्जा उतारना है तो बहुत ज्यादा आपको लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा, आईएमएफ की तमाम शराइत माननी पड़ेंगी, लोगों की कमर टूट जाएगी। ये इकॉनमी की हालत कर दी है। ऐसी हुकूमत के साथ चाहे एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को जोड़े, चाहे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को जोड़े, जो इस हुकूमत के साथ जुड़ेगा वो बदनाम हो जाएगा। जो इनके साथ जुड़ेगा वो अपनी मंजी ठोक लेगा पाकिस्तान में। वजह यह है कि इन्होंने पाकिस्तानियों के पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा। अब प्लान कर रहे हैं अगला इलेक्शन लड़ने का, मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। वो भाई 3 साल तक इश्तिहारी रहे हैं, मफरूर रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे जी, इलेक्शन के चक्कर में आ रहे हैं। यानी जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन हारेंगे वापस पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे अपने मुल्क में। ये मुल्क इनका है ही नहीं, ऐसा लगता है। ना इनको गरीबों की गुर्बत का एहसास है, ना महंगाई का एहसास है, ना बेरोजगारी का एहसास है, ना लोगों की जानो माल का एहसास है। तमाशा इन्होंने इस मुल्क के अंदर लगाया हुआ है। जब इक्तदार की बारी आती है पाकिस्तान में आ जाते हैं। इक्तदार मिलता है तो ठीक है, इक्तदार के मजे लिए, नहीं मिला तो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और कहेंगे जी बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान वापस आ रहा है। ये वो आदमी पाकिस्तान वापस आ रहा है जो मसीहा है। और 3 साल तक ये मसीहा कहां था? जेल काट लेते, जेल से मशरूत तौर पे 2 महीने से भी कम टाइम के लिए निकले हैं। 3 साल हो गए वापस नहीं आ रहे। अब इलेक्शन है तो अब वापस आना है। मैं चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ इलेक्शन में ना आए, इलेक्शन के बाद आ जाए, लेकिन इलेक्शन में वापस आना है क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है। और इमरान खान को नाअहल करके दो, क्योंकि मेरे से वादा किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान को नाअहल करके दिया जाएगा। अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से किया हुआ वादा पूरा करती है या नहीं करती कि इमरान खान को नाअहल करना है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि उनसे वादा किया गया है और उसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारी चीजें की हैं। अब पीएमएलएन भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में उतर गई है। उनको अंदाजा हो गया है कि चीजें अब सीरियस हो रही हैं और इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। इमरान खान को नाअहल करने की भी पूरी तैयारी की गई है। उधर मुराद सईद ने भी एक खत लिख दिया है सदर पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं उनका पीछा किया जा रहा है। और उन्होंने, मैं मुराद सईद को जानता हूं, बुज़दिल आदमी नहीं है, बहादुर आदमी है, उसने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है और वो पीछे हटने वाला आदमी भी नहीं है, ईमानदार आदमी भी है। और ये मुझे बात बहुत सारे लोगों ने बताई है कि मुराद सईद उन मिनिस्टर्स में था जिनने सबसे कम खर्चा किया और सबसे बेहतरीन काम किया, बल्कि अपना ज़ाती खाना भी अपने पास से खाता था, अपनी मिनिस्ट्री से इसने खाना तक नहीं खाया। ये ऐसा आदमी था। तो अब मुराद सईद के ऊपर जो है वो हमला प्लान किया जा रहा है, क्योंकि मुराद सईद ने 3-4 ऐसी चीज़ें की हैं जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। एक तो जो टीटीपी के मामले में मुराद सईद बहुत खुलकर सामने आए और उन्होंने कोशिश की कि स्वात के अंदर अमन कायम रहे, और उनका वो प्रोटेस्ट जो है उसके बाद उनको धमकियां भी मिली। दूसरा, अरशद शरीफ के मामले में वो बहुत फ्रंट फुट पे आकर खड़े हुए और उन्होंने कहा उनके पास सबूत हैं और उस पर बात करना चाहते हैं, जो उनसे कहा जाएगा वो तमाम सबूत फराहम भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लोग पीछे हैं वो फिर मुराद सईद के भी पीछे हैं। फिर जो मुराद सईद की अपनी एक सियासत है वो भी एक रीज़न है इस सारे मामले में। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है इस बीच में, वो ये है कि पहले पंजाब असेंबली को तहलील किया जाएगा। ये अगर आप पॉलिटिकली देखें ना तो ये एक सियासी छक्का है जो इमरान खान साहब ने
और उनकी पार्टी ने फैसला किया है लगाने का कि पहले परवेज इलाही साहब असेंबली तोड़ें, फिर महमूद खान साहब असेंबली तोड़ेंगे। अब परवेज इलाही से पहले असेंबली तोड़वाने का मकसद क्या है? एक तो यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील हो जाए और परवेज इलाही साहब बाद में इनकार कर दें तो फिर पीटीआई जाएगी कहां? उनके पास तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। पंजाब में हुकूमत उधर चली जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा की खुद खत्म कर देंगे, तो एक सूबे में दोबारा इलेक्शन हो जाएगा, तो पीटीआई को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो होना यह चाहिए कि पहले पंजाब के अंदर असेंबलियां तहलील हों, पंजाब की असेंबली, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तहलील हो, और एक हुकूमत को अपने पास रखकर दोबारा हुकूमत को नेगोशिएशन का मौका दिया जाए। यानी किया यह जाए कि 20 तारीख के आसपास पंजाब असेंबली को तहलील किया जाएगा और उसके बाद यह किया जाए कि हुकूमत को मौका दिया जाए कि जी अगर आप चाहते हैं सारे इलेक्शन इकट्ठे करवाना तो ठीक है, वरना 3-4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद यह देख करके यहां पे निगरान सेटअप कैसे बन रहा है, यहां पे किस तरीके से निगरान हुकूमत बनाई जा रही है और कॉपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 नंबरी किस लेवल की हो रही है, इन सारी चीज़ों पे गौर करने के बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर असेंबली तहलील की जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी है असेंबलियों को तहलील करने के हवाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुंच सकता है कि दोनों असेंबलियों को एक साल तहलील करने के बजाय पहले पंजाब की कर लें और बाद में खैबर पख्तूनख्वा की कर लें। नवाज शरीफ की वापसी के लिए अब पुराना बयानिया तो खत्म हो गया, वोट को इज्जत दो। वो तो जैसे ही ये वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे या गाना लगाएंगे, लोग हंसना शुरू हो जाएंगे कि आपने तो बूट को इज्जत दे दी है, और इतनी इज्जत दे दी है कि बूट की चमक ही खत्म नहीं हो रही। तो अब एक नई टैगलाइन लाई जा रही है कि सच्चा कौन तो झूठा कौन, झूठा कौन तो सच्चा कौन। तो इस किस्म की अब एक मुबैना तौर पर बनाई जा रही है, मार्केट में बात आ गई है। तो अब इस किस्म के ड्रामा से या इन चीज़ों से लोग नहीं मानेंगे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की इकॉनमी का, कुछ पल्ले छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान की इकॉनमी के, हर चीज़ पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आपने डिबो कर रख दी है। लोग नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पीडीएम या पीएमएलएन इलेक्शन लड़ सकती है अगर इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां ना की तो। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।